सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इग्नू MT6 पढ़ने वाले आज हम, ठीक है, जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। इसकी यूनिट 2 कर रहे हैं हम, ठीक है, जिसकी ऑलरेडी मैं 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ। आज ये 3rd वीडियो है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्रुप के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, जनरेटर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ नहीं पता कि ग्रुप जो होता है किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है, तो वो सारे वीडियोस जो हैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप जाके वहाँ से उसको विजिट कर सकते हो। आप पहले उसे देखा होगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि आखिरकार ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको ग्रुप ही नहीं पता होगा कि क्या होता है तो आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले आप ये कंप्लीट कर लो अपना। अगर आपने कर लिया है तो फिर आप इसे पढ़ो, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, और बाकी और भी अगर आपको MT9 या MT13 की वीडियोस देखनी है तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से वॉच कर सकते हो उसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं MT6 में। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ जी हमारा कोई भी एक सेट हो सकता है, ठीक है। वो कहता है कि जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जी के अंदर, उसी को क्या कहा जाता है, उसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप बोला जाता है। और इसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है, ओ जो होता है ऑर्डर दिखाता है ऑफ जी, ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से लिखा जाता है इसे। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन जी किस तरीके से होता है, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। मान के चलते हैं जी हमारा एक ग्रुप है और इसके अंदर ए जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है। देन ऑर्डर ए इज़ डिनोटेड बाय, तो ऑर्डर ऑफ ए को किस तरीके से डिनोट किया जाएगा, ओ ऑफ ए, ठीक है। एंड इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से भी लिखते हैं, ओ ऑफ ए इक्वल्स टू एन, वेयर ए की पावर एन इक्वल्स टू में हमेशा ई होगा। ई क्या होता है आपको पता है, ई जो होता है वो हमारा एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। वो चाहे मल्टीप्लिकेशन के लिए हो या एडिशन के लिए, वो दोनों के लिए ही अलग अलग होते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ये भी मैंने आपको बता रखा है किस तरीके से, किस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड किया जाता है। और जहाँ पे एन जो होता है वो क्या होता है, हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट की हम बात करते हैं जनरेटर क्या होता है। जनरेटर का मतलब होता है कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसकी हम पावर्स करते चले जाए। इस तरीके से ए, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, एक जी ग्रुप है, ठीक है, उसके अंदर एक एलिमेंट है ए जो कि उससे बिलोंग करता है। तो उस ए को हम जनरेटर तब कहेंगे जब हम ए निकालें तो भी ए स्क्वायर करे, ए की क्यूब करे, ए की पावर 4 करे, चाहे कितनी बार भी करें, जितना उसका ऑर्डर हो उतनी बार करते जाओ। वो हर एक एलिमेंट को अपने इन पावर्स की वजह से क्या करता रहे, जनरेट करता रहे, ठीक है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा कि जनरेटर ऑफ ग्रुप जो होता है किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ये कैसे निकाला जाता है। ओके, ये तो रही डेफिनेशन। बस याद रखना कि हमारे पास एक से ज़्यादा भी जनरेटर हो सकते हैं और किसी में एक भी जनरेटर हो सकता है, लेकिन कभी किसी का 0 जनरेटर नहीं होता। ये ऐसा कभी हो नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर आप 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, फिर भी हम एक बार यहाँ रिवाइज कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट किया जाता है, जहाँ पे सी को क्या लिखा जाता है, x + i y लिखा जाता है। माइनस आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि c इक्वल्स टू में x + i y होता है, जहाँ पे x जो होता है वो रियल पार्ट को डिनोट करता है और y जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इसको इस तरीके से z से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। z इक्वल्स टू में c हो सकता है, z लिखो या c लिखो बात एक ही होती है, इक्वल्स टू में x + i y, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये किसका साइन होता है, कॉन्जुगेट का साइन होता है, ठीक है। ये जो बार लग जाता है, चाहे वो सी के ऊपर बार लगे या जेड के ऊपर बार लगे, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x + i y है। जब आप इसका कॉन्जुगेट करोगे तो यहाँ पे बस जो साइन होता है वो अपोजिट लग जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ सी कहते हैं। समझ आ गया। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं। अब एक चीज़ इसके अंदर ध्यान देने वाली है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज होता है, बाकी रियल पार्ट का कोई भी साइन चेंज नहीं होता, ठीक है, जब आप कॉन्जुगेट निकालोगे। मॉडुलस ऑफ सी का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ सी की स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ सी की स्क्वायर। मतलब मॉडुलस ऑफ सी या मॉडुलस ऑफ जेड दोनों की वैल्यू सेम होती है, जिसको हम लिखते हैं √x² + y²। सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स को लिखा जाता है, ठीक है, समझ आ गया। ये सी से कोफिशिएंट्स है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ सी, इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ये जब लग जाता है तो इसको क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है हमारे पास, f(x, y), इसको लिखते हैं जब कार्टेशियन फॉर्म में तो
वाई इक्वल्स टू में एफ एक्स होता है, जहाँ पे यहाँ पे क्या होता है एक्स का फंक्शन दिया जाता है, फिर हम वैल्यूज़ पुट करते रहते हैं और वो हमारी कार्टेशियन फॉर्म बन जाती है। ठीक है, इसी तरीके से पोलर फॉर्म की बात कर लेते हैं। पोलर फॉर्म जो होती है वो कैसे लिखी जाती है, आर कॉमा थीटा, आर इक्वल्स टू में एफ थीटा लिखा जाता है। ये इस तरीके से पोलर फॉर्म लिखी जाती है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा कि आखिरकार पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। ये इस तरीके से लिखा जाता है, हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स प्लस आई वाई दिखाते हैं, जहाँ एक्स और वाई जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ दे रखा है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक लाइन ड्रॉ की है हमने जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, एक लाइन है हमारे पास जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो और इसको मिलाने के बाद ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। जब परपेंडिकुलर बनता है तो ऑब्वियस सी बात है इसका एक हाइपोटेनस होता है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, एक्स कॉमा वाई होगा, जहाँ ये पॉइंट्स जो होते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने वाई मान लिया और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को एक्स मान लिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इक्वल्स टू में आपका ओ एम है, देख लो यहाँ पे ओ एम दिया हुआ है। जेड एम इक्वल्स टू वाई है आपका, जेड एम इक्वल्स टू में वाई दे रखा है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे हम लेट कर लेते हैं ओ जेड इक्वल्स टू में हमारा आर हो जाएगा। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस को हम क्या मान के चलते हैं, आर मान के चलते हैं। एंगल जो है इसके बीच में जेड ओ एम, वो कितना दे रखा है आपका, थीटा है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ये कि ट्रायंगल ले लिया हमने कौन सा, जेड ओ एम, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसके अंदर अब हम देखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू में क्या होता है, पी बाय एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, वाई अपॉन हाइपोटेनस क्या है आपकी, आर। तो वाई बाय आर, अब इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर साइन थीटा के इक्वल में पुट करोगे, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और वाई की वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा। इसी तरीके से हम इसको भी लिखेंगे, कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, बी बाय एच। बी क्या है आपका, बेस जो है आपका एक्स, और एच क्या है, आर है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आर कॉस थीटा। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें पता है कि जेड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू क्या होती है हमारे पास यहाँ पे, वो होता है, चलो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, इनकी स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से हमें पता चल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। यहाँ से अगर आप आर की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी, आर इक्वल्स टू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू थी, ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू थी या मॉडुलस ऑफ सी कह सकते हो इसे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखो, जब हम क्या करते हैं आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है, अब पहले तो हमने यहाँ से क्या निकाला है अपना, पहले हमने यहाँ से निकाला है अपना मॉडुलस। ठीक है, दूसरा अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। आर्ग्यूमेंट क्या होता है हमारा, थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। आर साइन थीटा मतलब वाई, कॉस थीटा मतलब एक्स। अब जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे ये पूरा क्या बन जाएगा, 10 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, वाई बाय एक्स। अगर आप थीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या हो जाएगी, 10 इनवर्स वाई बाय एक्स। ये आ गया आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास जेड इक्वल्स टू में एक्स प्लस आई वाई होते चाहे ये होता है। अब इसकी अगर हम पोलर फॉर्म की बात करें तो पोलर फॉर्म क्या हो जाती है, जेड इक्वल्स टू में आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होती है। ये पोलर फॉर्म होती है ट्रिग्नोमेट्रिक की। ठीक है, जहाँ पे आर की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, उसको मॉडुलस ऑफ जेड भी कह सकते हैं, और थीटा जो होता है वो आर्ग्यूमेंट होता है। थीटा कैसे निकाला जाता है हमारे पास, 10 इनवर्स वाई बाय एक्स करके निकाला जाता है। ओके, ये जो फॉर्म होती है हमारे पास ई आई थीटा, ई की पावर आई थीटा इक्वल्स टू में कॉस प्लस आई साइन थीटा, ये कौन सी फॉर्म होती है, ये यूलर्स फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे z इक्वल्स टू में जब x प्लस आई लिखा जाता है तो इसको कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। जब ये इस तरीके से लिखा जाएगा तो इसको पोलर फॉर्म कहते हैं, और जब ये इस तरीके से लिखा जाएगा तो इसको यूलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक थ्योरम है हमारे पास जिसको हम कहते हैं डी मॉर्विस थ्योरम। ठीक है, डी मॉर्विस थ्योरम क्या कहती है, ये आपने MT 4 के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, वो कहता है कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा की होल पावर अगर n हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं, कॉस n थीटा प्लस माइनस आई साइन n थीटा। जो इसकी पावर होती है यहाँ पे क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है। इसे ध्यान से समझना है, इसका हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना कि जब भी यहाँ पे होल पावर n हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई में आ जाता है n। नेक्स्ट अगर हमारे पास क्या हो, प्लस माइनस में आई साइन थीटा और इसकी पावर क्या हो जाए, माइनस n हो जाए, तो उस कंडीशन पे हम इसको कैसे लिखते हैं, तो उस कंडीशन पे हम इसको लिखते हैं कॉस थीटा। अब देखो प्लस माइनस था ना तो यहाँ साइन अपोजिट हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है,
ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे भी क्या आएगा आपका n आएगा। कॉस एन थीटा माइनस प्लस आई साइन थीटा एन थीटा हो जाता है, ठीक है। बस इतना ही फ़र्क होता है इन दोनों में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो बस आप ये फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले से काम है हमें। नेक्स्ट होता है हमारे पास nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, किस तरीके से फाइंड किया जाता है, इसका डेरिवेशन हम यहाँ पे करेंगे। z इक्वल्स टू में आपको पता है x प्लस आई वाई होता है ना। उसके बाद क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, फिर जब हमें क्या निकालना है, nth रूट निकालना है, तो उस कंडीशन पे हम इसकी z की पावर 1/n कर देते हैं, और x प्लस आई वाई की पावर भी क्या कर देते हैं, 1/n कर देते हैं। हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या आएगी, हम फाइंड करेंगे कि आखिरकार इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी। पहले अब हम क्या लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू में x प्लस वाई आई वाई की जो हमारे पास पोलर फॉर्म होती है, आपको पता ही है क्या होती है, वो होती है r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ से अगर हम r निकालते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पर थीटा की वैल्यू जो होती है वो tan इनवर्स y/x हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अब सेकंड में आता है हमारे पास z इक्वल्स टू में r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। और अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी nth रूट ऑफ यूनिटी निकालनी है हमें, है ना, सॉरी nth रूट्स फाइंड करने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो यहाँ पे अब हम क्या कर लेते हैं, जब nth रूट के लिए लिखा जाता है तो ये हो जाता है r 2k पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, एक फॉर्म होती है जहाँ पे हमें पता है कि जो cos 2 पाई प्लस थीटा होता है वो cos थीटा ही होगा, और जो sin 2k पाई प्लस थीटा होगा वो sin थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ रख लेते हैं, z की पावर 1/n निकालना था हमें, तो r की पावर 1/n कर दिया cos 2k प्लस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे आई साइन 2k पाई प्लस थीटा, और इसकी होल पावर देखो 1/n हो गई। ये हमने उसमें पढ़ा था ना, डी मॉर्विस थ्योरम के अकॉर्डिंग था कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है मल्टीप्लाई में 1/n आता, तो ये पूरी पावर हो जाती है 1/n। अब देखो डी मॉर्विस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कर दिया इसने, ये जो वैल्यू होती है ये यहाँ मल्टीप्लाई में आती है, इस पूरे की वैल्यू जब हम खोलते हैं तो ये वाली जो पावर होती है वो थीटा के साथ क्या आ जाती है, एंगल के साथ मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी अपॉन में n, यहाँ पे भी इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई में n आ जाएगी, जहाँ पे k हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 डॉट 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 माइनस n-1 तक, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, nth रूट ऑफ z, इसकी वैल्यू निकालनी थी हमें, तो यहाँ पे x प्लस आई वाई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आई है ये r 1/n cos 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n। तो ये आ गई हमारे पास लास्ट फॉर्मूला। nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z 1/n इक्वल्स टू r की पावर 1/n cos 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n। ये हमारे पास क्या होती है, nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कहती है nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी आखिरकार क्या होती है, हम यहाँ बात करते हैं। यूनिटी का मतलब होता है 1, यूनिटी इक्वल्स टू में क्या होती है 1। nth रूट निकालना इसका मतलब क्या है, हमें इसकी भी पावर 1/n करनी होगी, ठीक है। z इक्वल्स टू में 1 होता है जब, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी नहीं है। तो हमने यहाँ लेट कर लिया कि इसकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म होगी वो कौन सी हो जाएगी, z प्लस 0i, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं x, y, वहाँ पे x की जगह 1 और y की जगह 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी पोलर फॉर्म के अंदर जो है ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो z इक्वल्स टू में r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म होती है। जैसे ही आप 1 पुट करोगे यहाँ पे आपकी r की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी और थीटा यहाँ से 0 मिल जाएगा आपको। चाहो तो इसे सॉल्व करके देख लेना, r और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, nth रूट ऑफ z। nth रूट ऑफ z की बात कर लेते हैं। nth रूट ऑफ z जो होता है वो क्या होता है, तो z की पावर, z की होल पावर 1/n है, इक्वल्स टू में हमने पढ़ा था कि ये हमने जस्ट अभी अभी प्रूव किया था कि आखिरकार nth जो यूनिटी और रूट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो ये होता है। तो इसका यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें पता है r की वैल्यू क्या है 1, 1 की पावर कितनी भी करो वो 1 ही आएगी, तो cos आ गया 2k पाई प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा क्या है हमारा 0 अपॉन n प्लस आई साइन 2k पाई प्लस 0 हो जाएगा अपॉन n। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली z की पावर 1/n इक्वल्स टू में क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 2k पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2k पाई अपॉन n हो जाएगा। k इक्वल्स टू में 0 1 2 डॉट 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 n-1 तक होगा, ठीक है। अब जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी जो लिखी हुई थी
उसके अंदर अब हम क्या करेंगे, एक एक करके के की वैल्यूज़ रखते जाएंगे। पहले हम के की जगह 0 पुट करते हैं, तो z 1/n cos 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बचा हुआ था, 2k π/n बचा हुआ था थीटा के अंदर। तो इसकी जगह अगर आप 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस आई साइन, ये भी क्या हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करोगे, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस आई साइन इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो आई 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया 1। फिर यहाँ पे अब देखते हैं हम k की जगह जब हम 1 रखते हैं तो क्या आएगा, z की पावर 1/n हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया है आपका, आपको दिख रहा है cos 2πn हो जाएगा, क्योंकि k की जगह 1 आ गया है, प्लस आई साइन 2π/n हो जाएगा। इसको मान लेते हैं कि ये एक वैल्यू हमारे पास w, ठीक है, w लेट कर लिया हमने, इसके इक्वल में आती है, ठीक है। अब यहाँ पे k की जगह 2 रखोगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना। फिर n हो जाएगा, प्लस आई साइन ये भी 4π/n हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा ना आपका, ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, 2 cos 2π/n हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आई साइन 2 और 2π/n हो जाएगा। ये इस तरीके से लिखा जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमने अभी अभी जस्ट डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ी थी कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है जस्ट उसके ऊपर पावर में लग जाती है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरे इसके पावर में लग जाएगी। ये जो रियल थीटा था इसका 2π/n, और ये इसकी पावर बन गई जो एक्स्ट्रा नंबर मल्टीप्लाई में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, w की स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी वैल्यू किसकी थी, w लेट कर रखी थी और इसकी स्क्वायर हो गई, ठीक है। इसी तरीके से जब z की जगह हम 3 लेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा 6πn प्लस आई साइन 6π/n। अब यहाँ पे फिर वैसे ही लिखेंगे, अब यहाँ 2 की जगह क्या हो जाएगा आपका 3, तो इसकी पावर में कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। ये हमारे पास रियल वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू थी, w की वैल्यू थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा w³ हो जाएगा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट उसके बाद देखो, अब हम k की जगह क्या पुट कर रहे हैं। अब देखो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये k की जगह अब हम क्या पुट करने वाले हैं, n-1 पुट करने वाले हैं, तो z की पावर 1/n हो जाएगी। अब सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आपको दिख रहा था जो भी हम k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं वो क्या होती जा रही है, उसकी पावर में आती जा रही है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख दिया n-1, तो यहाँ पे w की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, w की पावर हो जाएगी n-1। इसी तरीके से k इक्वल्स टू में जब आप n पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिख दिया w की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2π लिखा हुआ है, क्योंकि n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2π लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब 2π लिखा हुआ है, cos 2π की वैल्यू क्या होती है 1, sin 2π की वैल्यू क्या होती है 0। तो बेसिकली जो आपका w की पावर n है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है, वो कितनी मिलती है, 1 मिलती है, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है कि w की पावर n जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिख लेते हैं हम इसे, nth रूट ऑफ यूनिटी r। अब nth रूट ऑफ यूनिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो होगी आपके पास किस तरीके से आई है, जब हमने 0 रखा था तो 1 आई थी, जब 1 रखा तो w आई, जब जब 2 रखा तो w² आ गया, 3 रखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा w³। और ऐसे ही इसी तरीके से हम जब n-1 तक रखते चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, w की पावर n-1। और यहाँ पे हमें मिल गया कि w की पावर n जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको क्या लिखेंगे, ये आपको जब हम इसको एक सीरीज़ बना लेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, 1 + w प्लस डॉट 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 प्लस w की पावर n-1 इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या पुट कर लिया हमने 0, ठीक है। अब चाहो तो इसे 0 मत ही रखो तो अच्छा है, ठीक है, 0 तो हम इसकी वैल्यू निकाल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने। अब आपको दिख रहा है कि ये किसके अंदर है, ये एक जीपी बना रही है ना, ये जीपी फॉर्म कर रही है ना। तो जीपी के हमारे पास सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल्स टू में होता है आपका a, और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास r की पावर n-1 अपॉन में r-1, ये फॉर्मूला होता है। जहाँ पे आपका r क्या है, अगर आप चाहो तो a तो आपको 1 मिल रहा है, r क्या मिल रहा है, आप जब भी इसको डिवाइड कर रहे हो w² को अगर आप w से डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा आपको, ऑब्वियस सी बात है एक w मिल रहा है, तो r की जगह क्या है आपका w है। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ देखो 1 a की जगह 1 रखा हुआ है तो ख़त्म। यहाँ पे क्या है w की पावर n-1 अपॉन में w-1 है, ठीक है। w की पावर n की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 1, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया -1 w-1 हो गया इक्वल्स टू में किसके आ जाएगा 0 के। तो हमें पता है कि w की पावर n जो है ये हमने यूज़ किया है इक्वल्स टू में 1, तो इसका जो सम होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए कल मैं आपको करवाने वाली हूँ इंटीजर्स मॉडुलो।
ठीक है। ये किस तरीके से निकालते हैं, और हमारे पास 3 टाइप्स के ग्रुप होते हैं, वो सारे भी हम इस अगली जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसकी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।